नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं और ये समानताएं वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा ऐसे मामलों में समान हो चली हैं जो लोकतंत्र के लिए, दोनों देशों के लोकतंत्र के लिए घातक साबित हो सकती हैं। अमेरिका इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां पर इमिग्रेशन, धर्म और नस्ल के सवाल राजनीति का केंद्र बिंदु बन गए हैं। और आप देखिए, हमारे देश में भी पिछले कुछ समय से यही चीज़ें, आप इमिग्रेशन को हटा दीजिए, धर्म विशेष रूप से हमारे देश में भी राजनीति की धुरी बन गया है और लोकतंत्र के लिए निश्चित तौर पर यह अच्छा नहीं है। बहरहाल, आज बात अमेरिका की, वहाँ क्या चल रहा है। अमेरिका की बात करना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ होने वाली घटनाएं पूरे विश्व को प्रभावित करती हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती जग जाहिर है। अब ये दोस्ती किस हद तक है, कितनी गहरी है, इसको लेकर आपको और मुझको संशय हो सकता है। हम पर 50% टैरिफ लगा दिया जाता है, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री मानते हैं कि ट्रंप उनके मित्र हैं और ट्रंप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी उनके मित्र हैं। इन सब के बीच में यह समझना जरूरी है कि अमेरिका में आखिर चल क्या रहा है। पिछले दिनों अमेरिका के एक राज्य मिसिसिपी में मिसिसिपी यूनिवर्सिटी का एक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस चूंकि ट्रंप साहब के नंबर 2 हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हीं की भाषा बोलते हैं, उग्र भाषा बोलते हैं, ऐसी भाषा बोलते हैं जो अमेरिका के अल्पसंख्यकों को डराने लगी है। तो इस कार्यक्रम में, जो मिसिसिपी यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम हुआ, वहाँ पर भारतीय मूल की एक छात्रा, जिसका नाम मैं तलाशने पर भी नहीं मुझे मिला, उसने उपराष्ट्रपति वेंस से बड़ी बेबाकी से कुछ कठोर सवाल पूछे। इतने कठोर सवाल कि जेडी वेंस साहब बैकफुट पर आ गए और पूरे अमेरिका में, यहाँ तक कि भारत में भी इस छात्रा की चर्चा होने लगी है। इस छात्रा ने जो मुद्दे उठाए हैं उस पर चर्चा हुई है। कार्यक्रम का नाम था टर्निंग पॉइंट यूएसए और वहाँ पर जो हुआ उसने विश्वविद्यालय की सीमाओं को पार करते हुए आम अमेरिकी के दिल तक दस्तक दे दी है। कार्यक्रम के दौरान ये छात्रा खड़ी हुई, ये हिंदू छात्रा है, और इन्होंने विनम्र लेकिन ठोस शब्दों में कुछ सवाल अमेरिका के उपराष्ट्रपति वेंस से पूछे। जरा आप वीडियो देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि इस छात्रा ने कितनी शालीनता से अपनी बात उपराष्ट्रपति के सामने रखी। Hello, Mr. Vice President. Thank you so much for giving this opportunity to talk here today. I did not agree with many of the things that you said right ahead of this, but I don't think that's my point to discuss here. What I want to ask is, you are married to a woman who is not Christian. In her Wikipedia, I mean, I just looked it up. I wanted to know what her faith was. I didn't know this before, but she still calls herself Hindu. You are raising 3 kids in interracial, cultural, racial, religious household. How are you maintaining, or how are you teaching your kids not to keep your religion ahead of their mother's religion? Or how are you teaching them that your kind, that kind who got here just few years or few decades ago is different or is better than your mom's kind who got here just a generation before? How are you balancing that? And when you talk about too many immigrants here,
when did you guys decide that number? Why did you sell us a dream? You made us spend our youth, our wealth in this country and gave us a dream. You don't owe us anything. We have worked hard for it. Then how can you as a vice president stand there and say that we have too many of them now and we are going to take them out to people who are here rightfully so by paying the money that you guys asked us? You gave us the path, and now how can you stop it and tell us we don't belong here anymore? So and one more thing, I'm sorry, one more thing. Do Sure. you have to There's be... a lot there. I don't know if I'm going to remember all this, but Yeah, I will try. I'm sorry. I had to say all of this, and please take it with due... I'm saying all of course. this with No, due go ahead. respect. I Please. have no Thank you. intention of causing a scene here or anything, but... We're not close to causing a scene. Yeah. Don't worry. But we talked about Christianity, all of this. I'm not even Christian, and I'm here standing to show support. Why are we making Christianity one of the major thing that you have to have in common to be one of you guys, to show that I love America just as much as you do? Why is that still a question? Why do I have to be a Christian? Okay. So there was a lot there, and I'm going to try to respond to as much of it as I can. So on the question of immigration. So first of all, I can believe that we should have lower immigration levels, but if the United States passed a law and made a promise to somebody, the United States, of course, has to honor that promise. Nobody's talking about that. I'm talking about people who came in violation of the laws of the United States of America, and I'm talking about in the future reducing the number of people. Sorry, what? Can I continue on that? Because when you just said you are not stopping with the people who came here legally, right? But you are pushing out policies that hurt us. And these policies are not even solving the problems. These policies are just creating chaos. Ma'am. Okay, so again. मैं आपको इस वीडियो में जो उन्होंने पूछा उसको हिंदी में बताना चाहूँगा। इस छात्रा ने पूछा, आपकी पत्नी हिंदू पृष्ठभूमि से है, उपराष्ट्रपति वेंस की पत्नी हिंदू है, आपकी पत्नी हिंदू पृष्ठभूमि से हैं, आपके बच्चे इंटरफेथ परिवार में पढ़े बड़े हैं, यानी कि दो धर्मों के माँ बाप के बीच में वो उनका लालन पालन हुआ है। इस छात्रा ने पूछा, आप उन्हें कैसे सिखाते हैं कि आपका धर्म उनकी माँ के धर्म से कम अधिक ऊपर नहीं है या उनकी माँ का धर्म आपके धर्म से कम नहीं है। यह प्रश्न केवल निजी जीवन का नहीं था, यह प्रश्न इस बात की पड़ताल है कि अमेरिका में आज धर्म और पहचान कितनी प्रमुख बहस बन चुके हैं, खासकर जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में वापस आए। इसके बाद छात्रा ने असल, आप कह सकते हैं, राजनीतिक तीर चला डाला। उन्होंने कहा, हम कानूनी रूप से अमेरिका में आए हैं, कानूनी प्रवासी हैं। आपने हमें बताया कि अमेरिका अवसरों की भूमि है, आपने हमें सपने दिखाए कि अमेरिका में सपने सच होते हैं। हमने अपनी पढ़ाई में पैसा लगाया, करियर बनाया, टैक्स दिया, यहाँ तक कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में हमारा भारी योगदान है। तो फिर अब आप लोग यह क्यों कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स आ गए हैं? इस छात्रा ने पूछा, कब तय हुआ कि अब और इमिग्रेंट्स नहीं चाहिए? और यही वो मुद्दा है जिसने उस मूल आशंका को जो अमेरिकी प्रवासियों में है, उस मूल चोट को उजागर करने का काम किया है, जो आप कह सकते हैं लाखों भारतीय अमेरिकियों तथा अन्य प्रवासी समुदायों के दिल में है, जो डर उनके दिल में है। सपना बेचकर अगर सीमा खींची जाए तो निराशा निश्चित तौर पर गहरी होती है। छात्रा का वह सवाल जो सबसे अधिक चर्चा में है वह है, क्या इस देश से प्यार करने की शर्त, अनिवार्य शर्त क्रिश्चियन होना है, ईसाई होना है? यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हाल के महीनों में उपराष्ट्रपति वेंस ने कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में कहा था कि वे चाहते हैं कि उनकी पत्नी भविष्य में क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाई धर्म को अपनाए और बच्चों को
उनके बच्चों को ईसाई परंपरा में ही पाला जा रहा है। अब देखिए, ये किसी भी दंपत्ति का, इंटरफेथ जिन्होंने शादियां की हैं, ये उनका निजी निर्णय हो सकता है। लेकिन यदि एक राजनीतिक व्यक्ति, और वह भी उपराष्ट्रपति के पद में बैठा व्यक्ति, इसे सार्वजनिक मंच से दोहराएगा तो वह एक राजनीतिक इशारा बन जाता है। अमेरिकी पहचान आखिर है क्या? क्या उसमें धर्म की एक अनकही सीढ़ी बन चुकी है या बन रही है? क्या ईसाई होना अमेरिकियों के लिए एक अनिवार्यता बन रही है? यह प्रश्न सिर्फ भारतीय अमेरिकियों का नहीं है, बल्कि मुस्लिम्स का है, सिखों का है, अमेरिका में रह रहे ज्यूज यानी यहूदियों का है, और अन्य समुदायों का भी है। अमेरिका में दुनिया भर के लोग रहते हैं। और ये समझिएगा, ये बहस यकायकी नहीं हवा में उठी है। पिछले कुछ वर्षों से वास्तविक घटनाक्रम ये बता रहा है कि जो प्रवासी समुदाय अमेरिका में रह रहे हैं वे बेहद चिंतित हैं। 2020 के बाद विशेष रूप से अमेरिका में नस्ली तनाव चरम पर दिखा। एक बहुत फेमस केस है, आप उसको गूगल में सर्च करके पढ़िए, जॉर्ज फ्लाइड केस कहा जाता है। इस केस ने, जो इसमें घटना घटी, उसने पूरे अमेरिका को हिला दिया था। बहुत सारे आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि जो अमेरिका में ब्लैक समुदाय के लोग हैं, जो अफ्रीकी लोग हैं, उनके खिलाफ हिंसा में बढ़ोतरी हुई है। और ये केवल पुलिस हिंसा नहीं है, आम अमेरिकी, जो श्वेत अमेरिकी हैं, जो वाइट अमेरिकन हैं, उनके द्वारा किए गए नस्ली अपराध भी तेजी से बढ़े हैं। कोविड काल के दौरान एशियन हेट ने एक घातक रूप ले लिया था। आपको आश्चर्य होगा कि नानी और दादी की उम्र की महिलाओं तक को सड़क पर मारा गया, उन पर हमला हुआ, प्रवासियों की दुकानों पर तोड़फोड़ की गई, और सार्वजनिक स्थानों पर अपमान की घटनाएं तो अमेरिका में इस समय आम हो गई हैं। कई रिपोर्टों में बताया गया है कि 50% से अधिक एशियन मूल के अमेरिकी किसी न किसी रूप में नफरत, घृणा या हिंसा का अनुभव कर चुके हैं। 9/11 के बाद जो अमेरिका में माहौल बना था, जब वो आतंकी घटना हुई थी और ट्विन टावर गिरा दिए गए थे, वह कुछ समय बाद शांत हुआ। लेकिन फिर वैश्विक राजनीति और अंदरूनी बयानबाजी के माहौल में इस्लामोफोबिया दोबारा से अमेरिका में उभर गया है। मुस्लिम छात्रों, महिलाओं और जो पेशेवर मुस्लिम प्रोफेशनल्स हैं, उन लोगों को नफरत और भेदभाव की घटनाओं का लगातार सामना करना पड़ रहा है। लंबे समय तक ऐसा माना जाता था कि जो हिंदू अमेरिकन हैं, उन लोगों को इस प्रकार की घटनाओं से, इस प्रकार के हेट क्राइम से दो चार नहीं होना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। तस्वीर अमेरिका की बदलने लगी है। कैलिफोर्निया से लेकर न्यू जर्सी तक मंदिरों पर हमले हुए हैं। दिवाली की सजावट पर आपत्तिजनक घटिया टिप्पणियां की जाती हैं। सोशल मीडिया पर H1B इन्वेडर जैसे शब्दों का इस्तेमाल अब अमेरिका में आम हो गया है। हिंदू पहचान रखने वालों को यहाँ तक कहा गया कि अमेरिका छोड़ो। केंटकी वहाँ का एक शहर है, वहाँ के स्वामी नारायण मंदिर पर पिछले दिनों जीसस इज ओनली गॉड, ईसा मसीह ही एकमात्र भगवान है, ऐसा लिखा हुआ पाया गया। और इस घटना ने जो एशियंस वहाँ रह रहे हैं, हिंदू एशियंस वहाँ रह रहे हैं, उनको बुरी तरह झकझोर दिया है। फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क और टेक्सास से भी ऐसे मामले आए हैं जहाँ हिंदू देवी देवताओं, हिंदू प्रतीकों और पूजा स्थलों को निशाना बनाया गया है। इन घटनाओं ने स्पष्ट किया है कि नफरत केवल एक समुदाय तक सीमित नहीं रहती है, वह फैलती है और कमज़ोर होते संस्थानों के बीच वो हर नए समूह को अपना शिकार बनाती है। कई पॉलिटिकल एनालिस्ट का, सामाजिक विश्लेषकों का मानना है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो ट्रंप साहब का नारा है, जब से वो शुरू हुआ तब से अंध राष्ट्रवाद की भावना जगाई गई, जानबूझकर जगाई गई। और इसी के चलते कई कट्टर समूहों ने इसे नस्ली हिंसा में, नस्ली शुद्धता में और धार्मिक वर्चस्व के प्रतीक में बदल दिया है, जैसा हम भारत में भी होता देख रहे हैं। सोशल मीडिया और
राजनीतिक ध्रुवीकरण ने आग में घी का काम किया है। अमेरिकी मूल के जो वाइट नेशनलिस्ट हैं, श्वेत राष्ट्रवादी हैं, वे खुले तौर पर कहने लगे हैं कि अमेरिका का कैरेक्टर बदल रहा है और वे इसे रोकना चाहते हैं। यानी वो कहना चाहते हैं कि जो प्रवासी लोग आए हैं, इमिग्रेंट्स लोग आए हैं, उनके कारण उनका अमेरिका बदल रहा है, वाइट्स का अमेरिका बदल रहा है। कई बार इन बातों का निशाना प्रवासी समूह ही बनता है। इस पूरे परिदृश्य में एक दिलचस्प लेकिन कठिन प्रश्न यह भी उठता है, और वो बड़ा गंभीर प्रश्न है। ये उन एशियंस के लिए है, उन हिंदू अमेरिकन्स के लिए है कि जब भारत में माइनॉरिटीज़ पर सवाल उठते हैं, माइनॉरिटीज़ को दबाया जाता है, तो क्या हिंदू अमेरिकियों की आवाज़ उतनी मुखर होती है जितनी वे अमेरिका में अपने अधिकारों के लिए इस्तेमाल करते हैं? ऐसा नहीं है। आप देखिए, हमारे देश के दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों के मैसिव फॉलोवर्स अमेरिका में हैं और अन्य देशों में हैं। ये वो लोग ये भूल जाते हैं कि उनके देश हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं, उन पर ये दक्षिणपंथी कितना अत्याचार कर रहे हैं, उनको कितना दबाव में ले रहे हैं। कई मानवाधिकार संगठन बताते हैं कि अमेरिका में न्याय की मांग करने वाले प्रवासी भारत में मानवाधिकार के मुद्दों पर चुप रहते हैं। ये नैतिक प्रश्न एक बड़ी बहस का हिस्सा है और आने वाले समय में निश्चित तौर पर ये बहस तेज होगी। कानूनी प्रवासी आज एक प्रकार के तनाव में है। कानूनी प्रवासी मीन्स लीगल माइग्रेंट्स जो अमेरिका में जाकर बसे हैं, चाहे किसी भी देश के हों। वीज़ा नियम, बैकलॉग, वीज़ा के बैकलॉग, नीतिगत अनिश्चितता और राजनीतिक बयानबाजी, यह सब मिलकर उनकी मानसिक शांति पर असर डाल रहे हैं। भारतीय अमेरिकी परिवार जिनका बड़ा हिस्सा पढ़ा लिखा है और कानून का पालन करने वाला है, वह पूछने लगा है कि हमने अपनी जवानी, अपना पैसा, अपनी मेहनत अमेरिका में लगाई, हमारे बच्चे यहीं पैदा हुए, फिर भी हमें यह बताने की कोशिश क्यों हो रही है कि हम बहुत ज़्यादा हो गए हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि अमेरिका को अपनी ताकत, विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों की तरफ लौटना होगा। इमिग्रेशन नीति स्पष्ट और सम्मानजनक बनानी होगी। धार्मिक, नस्ली अल्पसंख्यकों को सुरक्षा आश्वासन देने होंगे। हेट क्राइम के मामलों में फास्ट एक्शन करना होगा। राजनीतिक भाषा में कहा जाए तो संवेदनशीलता और संयम अमेरिका के लिए अब जरूरी हो गया है, यदि अमेरिका अपना लोकतांत्रिक ढांचा और अपने लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहता है। जब नागरिक डर जाते हैं तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र कमजोर होता है। मिसिसिपी यूनिवर्सिटी में उस हिंदू छात्रा ने जो सवाल पूछे, उसे आप केवल एक छात्रा की, एक लड़की की हिम्मत नहीं कह सकते हैं। वह सवाल प्रवासी भारतवंशियों, अफ्रीकियों, अमेरिकियों, मुस्लिम्स, एशियाई अमेरिकन्स और उन सभी आवाज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा था जो महसूस कर रहे हैं कि अमेरिका का सपना अमेरिका की पहचान की राजनीति में खोने लगा है। वह आवाज़ कह रही थी उपराष्ट्रपति वेंस से कि हमने इस देश को अपनाया, अब यह देश भी हमें पूरी तरह अपनाए। और निश्चित तौर पर अमेरिका का भविष्य इसी सवाल के जवाब में छिपा है कि क्या वह विविधता से डरकर सिमटेगा या उसे गले लगाकर आगे बढ़ेगा।